नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका आईएनएस 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। सुबह के 7 बज चुके हैं, वक्त अब हो चुका है आईएनएस सुबह सवेरे जानने का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप की। जी हां, एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने 19.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। शुरुआती झटकों के बाद तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन की शानदार पारी खेली, जिसके बाद संजू सैमसन और शिवम दुबे ने भी अहम योगदान निभाया। आखिरी ओवर में तिलक और रिंकू सिंह ने मिलकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस जीत के साथ पूरे देश में जश्न का माहौल देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नतीजा वही, भारत जीत गया। एशिया कप 2025 अब भारत के नाम। हालांकि जीत के बाद एक बड़ा विवाद हुआ। टीम इंडिया ने पाकिस्तानी गृह मंत्री और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इसी बीच नकवी ने ट्रॉफी ग्राउंड से बाहर भिजवा दिया गया और करीब 2 घंटे तक ड्रामा चला। अंत में भारतीय टीम ने ट्रॉफी लिए स्टेडियम से वो बाहर निकल गई और बीसीसीआई सचिव देवजीत ने बताया कि हमने फैसला किया था कि भारतीय टीम पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के किसी अधिकारी से ट्रॉफी नहीं लेगी। पीसीबी चीफ की एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग के चेयरमैन है और लिहाजा हमारे खिलाड़ियों ने उनसे ट्रॉफी या फिर मेडल स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि नकवी भारत की ट्रॉफी या मेडल पाकिस्तान ले जाने के हकदार हो जाए। नवंबर में आईसीसी की कॉन्फ्रेंस है और हम वहां नकवी की हरकत पर कड़ी आपत्ति जताएंगे। उम्मीद है कि हमारी ट्रॉफी हमें जल्द मिल जाएगी। इधर मध्य प्रदेश के गरबा पंडालों में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। जी हां, अब रामलीला में भी मुसलमान पदाधिकारियों को बाहर किया जा रहा है। ग्वालियर की ऐतिहासिक रामलीला से नूर आलम उर्फ गुड्डू वारसी को, जो कि बीते 20 सालों से सह संयोजक पद पर थे, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद उन्हें हटा दिया गया। मामला अब धार्मिक हो चुका है और इस मामले ने नए विवादों को भी जन्म दिया है। क्या है ये पूरा मामला, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर में 100 साल से ज्यादा पुरानी रामलीला में पूर्व पार्षद नूर आलम उर्फ गुड्डू वारसी 20 सालों से सह संयोजक थी, लेकिन इस बार नूर आलम उर्फ गुड्डू को राम बारात चल समारोह का संयोजक बनाया गया था। राम बारात शुरू होने से पहले ही हिंदू संगठन ने नूर आलम का विरोध शुरू कर दिया था। इसके बाद उनको हटाने की कार्रवाई की गई। कि आपको हटा दिया गया, मतलब कोई बात नहीं, मेरे को तो भगवान की सेवा करनी है, मेरे में भगवान की श्रद्धा है मेरे मन में, तो मैं तो करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं पद पे रहूँगा तभी भगवान की सेवा कर पाऊँगा। अगर मान लो किसी मंदिर में मुझे जाना है तो क्या उस मंदिर का पदाधिकारी होना जरूरी नहीं है ना, मन में श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा है मेरा, मैं भगवान की सेवा करूँगा, निरंतर करता रहूँगा। हो सकता है मैं और अच्छे से खुल के काम कर पाऊँ, भगवान के लिए सेवा में समर्पित रहूँ। हिंदू संगठन की इस कार्रवाई का बजरंग दल ने स्वागत किया। बजरंग दल का कहना है कि सनातन धर्म के कार्यक्रम में उनका क्या काम, क्योंकि सलीम कलीम का ऐसे कार्यक्रमों में कोई काम नहीं है। हिंदू उत्सव की समितियों में, हिंदू उत्सवों में, और हम क्योंकि उनके कार्यक्रम होते हैं तो वो लोग हमें शामिल नहीं करते, हिंदू समाज शामिल नहीं करते वो, तो हम क्यों अपने हिंदू उत्सवों में शामिल होने दें। ये हमारी मांग थी और आगे भी जारी रहेगी। और पूर्व में भी है ना इस तरीके का यदि है ना इन्होंने किया हो तो हम आंदोलन भी करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। दरअसल हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर गुड्डू वारसी को लेकर रामलीला के आयोजकों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मामला बिगड़ता देखकर रामलीला के संयोजक पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल ने नूर आलम को रामलीला के चल समारोह संयोजक पद से हटा दिया। हिंदू संगठन है, उनका विरोध था कि साहब इसमें मुसलमान नहीं रहना चाहिए, इसलिए हटाए। कौन से संगठन थे? बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच। कई वर्षों से लेकिन वो तो जुड़े हैं। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, हमको दुख है कि नहीं हटाना चाहिए, लेकिन हटाना पड़ा। किस पद पे थे? वो संयोजक थे इसके चल समारोह। पूर्व एमएलए रमेश अग्रवाल और पूर्व पार्षद नूर आलम उर्फ गुड्डू केंद्रीय मंत्री सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं। पहले ये सभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस में हुआ करते थे। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद सभी लोग बीजेपी में आ गए। नूर आलम 20 सालों से रामलीला के पदाधिकारी हैं।
लेकिन इस बार हिंदू संगठन के विरोध के चलते उन्हें बाहर होना पड़ा। जावेद खान, INS 24/7 ग्वालियर। इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धमतरी और ओडिशा की सीमा पर रविवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। 2 पुरुष, 1 महिला नक्सली का शव बरामद भी कर लिया गया है। मौके से SLR 303 राइफल और 12 बोर बंदूक मिली है। कांकेर SP कल्याण ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के तियार पानी के जंगल में मुठभेड़ हुई। सूचना के आधार पर कांकेर DRG, BSF और गरियाबंद पुलिस सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। तभी जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और आशंका जताई जा रही है कि जंगल में और भी नक्सली छिपे हो सकते हैं। इलाके में रुक रुक कर फायरिंग अभी भी जारी है। मारे गए 3 नक्सलियों में से सीता नदी एरिया कमेटी का कमांडर श्रवण ढेर और नगरी एरिया कमेटी का डेप्यूटी कमांडर राजेश भी ढेर हो गया है। श्रवण पर 8 लाख, राजेश पर 5 लाख और बसंती पर 1 लाख का इनाम था। वहीं राजधानी रायपुर के भाटा गांव में SIA ने एक नक्सली को गिरफ्तार भी किया था। बताते ये भी चले कि इससे पहले भी रायपुर से एक दंपत्ति नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। आवास एरिया में आज सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 माओवादियों का शव बरामद किया गया है, जिनको प्रथम दृष्टया सीता नदी एरिया कमेटी के कमांडर और उप कमांडर और सदस्य के रूप में पहचाना गया है। और एक SLR, एक 303 और एक 12 बोर बंदूक और अन्य सामग्री जो है बरामद हुआ है। अभी मुठभेड़ फिलहाल जारी है। अब टीम वापस आने के बाद आपको विस्तृत जानकारी दिया जाएगी। कांकेर जिले के तिरियार पानी इलाके में लंबे समय के बाद एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें हमारे जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 3 नक्सलियों के शव यहाँ पर पड़े हुए हैं और जवानों की टीम जो है वो अभी भी कुछ जवान जो है जंगल के इलाके में सर्च कर रहे हैं और एक बड़ी टीम अब जंगल से बाहर भी निकल रही है। इस इलाके में लंबे समय के बाद, तकरीबन 4 से 5 साल के बाद नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है और सफलता भी मिली है। ये जो नक्सली मारे गए हैं, इनके ऊपर तकरीबन 14 लाख का इनाम घोषित था और सीता नदी एरिया कमेटी का जो कमांडर था श्रवण, वो भी इस मुठभेड़ में मारा गया है और पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस इनकाउंटर में हुआ है, कितने नक्सलियों की मौजूदगी यहाँ पर थी, क्योंकि ये जो इलाका है, इस इलाके में इतनी मूवमेंट थी नहीं नक्सलियों की, अचानक से मूवमेंट बढ़ी है और एक सफलता भी यहाँ पर मिली है। सर, लंबे समय के बाद मुठभेड़ इस इलाके में हुई है, क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है? सर्च ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है और 3 बॉडी रिकवर हुई है, जिसे ले आया गया है। बाकी वापस रिट्रीट मूवमेंट के लिए पूरा फोकस है, ताकि किसी प्रकार से जो फोर्सेज है वो सही जगह से सेफली पहुंच जाए। उसके बाद ये ऑपरेशन को हम क्लोज कर बताएंगे। सर, ये जो इलाका है, नक्सलियों का हमेशा बताया जाता है कि माड़ से गरियाबंद का जो रूट है, इस रूट से आना जाना नक्सली करते हैं। क्या ऐसी कोई बड़े लीडर की हलचल यहाँ पर थी? सूचना ऐसी थी कि यहाँ पे APT है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट है और बाकी 2 जो अलग अलग टीम्स है, सीता नदी और बस्तर के डिवीजन के लोग हैं जो आपस में यहाँ पे मिले थे। इसी सूचना के आधार पर हम यहाँ आए थे। डेफिनेटली ये एरिया जो है वो ट्रांजिट एरिया है, एक तरह से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला ये एरिया है। इस वजह से ऐसी जताया जा रहा था कि यहाँ पे और बड़े लीडर्स हो सकते हैं, बट फिलहाल ऐसे कोई बड़े लीडर की यहाँ पे जानकारी नहीं मिली है और ऑपरेशन में ACM रैंक के लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया है। तो देखिए, जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि इस इलाके में लंबे समय के बाद मूवमेंट मिली थी और ऑपरेशन फिलहाल खत्म हो चुका है। जो जवान है उन्हें जंगल से बाहर निकाला जा रहा है ताकि उन्हें सुरक्षित अब वापस भेजा जा सके। बड़ी बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन में जवानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभी जवान पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और इस इलाके में एक बार फिर से नक्सलियों को गहरा चोट पहुंचाया गया है। गौरव श्रीवास्तव, INS 24/7 कांकेर। चलिए बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां पर रायपुर में फिर से नक्सली पकड़ा गया। जी हां, SIA ने नक्सली रामा किचाम को भाटा गांव इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से कुछ सोना और कैश बरामद कर ली गई है। आरोपी को NIA कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामा कोरबा के कोयला खदान में मजदूरी का काम करता था और SIA को रामा का इनपुट नक्सल दंपत्ति से ही मिला था।
चलिए बात करेंगे इंदौर की, जहां पर शीतला माता कपड़ा मार्केट में मुस्लिम सेल्समैन को हटाने के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। इंदौर के शीतला बाजार व्यापारी एसोसिएशन ने पिछले दिनों तय किया कि वो मुस्लिम कारीगरों और मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देंगे। व्यापारी संगठन का आरोप है कि मुस्लिम कर्मचारी और कारीगर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि इस फैसले को लेकर व्यापारी दो धड़ों में बढ़ गए हैं। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम कारीगरों और कर्मचारियों ने इंदौर के शीतला बाजार से राजवाड़ा तक मौन रैली निकाली। शीतला माता बाजार और कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को लेकर के हमने विगत दिनों एक बैठक की थी और उसमें मैंने उनसे आग्रह किया था, ऐसा कोई भी जिहादी मानसिकता का कोई व्यक्ति अगर संदेहास्पद हमको दिखता है, उसको तुरंत इस बाजार से बाहर करना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद एक ऐसा भयानक सच्चाई है। और आज जब लगातार हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, रोज कोई ना कोई घटना आती है। व्यापारियों की मांग का समर्थन बीजेपी विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ ने किया। इसके बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सराफा मार्केट जाना चाहते थे, लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते उनको जाने नहीं दिया गया। इसके बाद दिग्गे ने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है, हिंदू मुस्लिम एकता इंदौर की पहचान है, एकलव्य को गिरफ्तार किया जाए। जिस प्रकार से इन वर्गों के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये कानूनन अपराध है और इस कानूनन अपराध पर कमिश्नर पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की, इसका मुझे बहुत दुख है। मैंने अपने सोशल मीडिया पे इसको डाला है और टैग किया है सीएम साहब को भी, इस देश के होम मिनिस्टर साहब को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, क्योंकि वे हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। इसके बाद सराफा थाने पहुंचे दिग्विजय के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। वो बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लेकर शिकायत करने आए। दूसरा पक्ष भी थाने पहुंच गया और तनाव की स्थिति बन गई। इस दौरान थाने के बाहर चूड़ियां फेंकी गई और दिग्गी वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। बढ़ते तनाव को देखते हुए पूरे बाजार को पुलिस प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 इंदौर। इधर मुरैना में हॉरर किलिंग का एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शिवनगर इलाके में पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप है। हत्या के बाद शव को नदी में फेंक दिया गया और पुलिस को कल से ही लापता किशोरी दिव्या की तलाशी थी। इसके बाद एसडीआरएफ की मदद से नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और करीब 18 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल करने में जुटी है। इधर मध्य प्रदेश के मऊगंज से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो जिसमें कि कानून के रखवाले ही कानून तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तहसीलदार साहब किसानों से भिड़ गए हैं। पीड़ित का आरोप है कि तहसीलदार ने उनसे बेवजह अभद्रता की और गालियां दी। तो आपको यह भी बताते चले कि इस वायरल वीडियो में पूरे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि वीरेंद्र पटेल पहले भी विवादों में घिर चुके हैं। वहीं कलेक्टर संजय जैन ने मामले की जांच की बात कही है, जबकि नायब तहसीलदार उमाकांत शर्मा सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भ्रम की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि किसान का कॉलर पकड़ना, गाली देना
इसे आखिर कौन सा भ्रम कहा जा सकता है? वीडियो में देखिए किस तरह से झड़प हुई है। यहाँ पे क्यों खनाई हो रही है बिना जो है तो नाप जोक के, यहाँ पे क्यों ये सब हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि हमारा काम थोड़ा है, जब हो लाग है तब देखते ही लाग है। तो मैं बोला कि नहीं, आपका काम नहीं है, लेकिन ये इनकी माता जी थे जो खन रहा था उससे थोड़ा सा वाद विवाद कर रही थी। तो मैंने बोला ये लड़ रहा है, इससे गाली गलौज दे रहा है एक लेडीज को, आप थोड़ा सा समझाइए। इतने में तहसीलदार साहब ऊपर सड़क साइड से आए और मेरा कॉलर पकड़ के और बोले कि दुकान है, और गाली गलौज भी दिए और मुझे धक्का देके बोले कि इसको ले जाओ, अरेस्ट करवा दो। इधर अंबिकापुर में भारी विरोध के बाद एक और गरबा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। जी हां, एल्विश यादव के बाद अब अंजलि अरोड़ा का डांडिया प्रोग्राम जो है वो निजी होटल में होना था, जिसे कि हिंदू संगठनों के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया है। संगठनों का कहना है कि वे ऐसे कलाकारों को मंच नहीं देंगे जो कि गरबा डांडिया में अश्लीलता फैलाते हैं। तो इस तरह की खबर सामने आई है, जहां पर अंबिकापुर में पहले तो एल्विश यादव को रद्द कर दिया गया। उनका गरबा का प्रोग्राम था जिसमें वो शामिल होने वाले थे। हिंदू संगठन ने इसका विरोध किया। अब जो है अंजलि अरोड़ा भी पहुंचने वाली थी, इसको लेकर भी विरोध के सुर तेज हो गए हैं। अंबिकापुर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक और निजी होटल में आयोजित था गरबा और डांडिया का कार्यक्रम। हिंदू संगठन के विरोध के बाद प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया। ये जानकारी सामने आई है। जो कलाकार अश्लीलता फैलाते हैं उनको प्रोग्राम में नहीं बुलाना चाहिए। तो निजी होटल में आयोजन होना था गरबा और डांडिया कार्यक्रम का। हिंदू संगठन के विरोध के बाद प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है। जो कलाकार अश्लीलता फैलाते हैं उनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। तो हिंदू संगठन का ये कहना है कि जो कलाकार अश्लीलता फैलाते हैं उनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। इससे पहले ये भी जानकारी आपको देते चले कि एल्विश यादव का भी प्रोग्राम जो था वो गरबा में शामिल होने वाले थे, उसे भी रद्द कर दिया गया। अब अंजलि अरोड़ा, यूट्यूबर अंजलि अरोड़ा का भी गरबा प्रोग्राम था। डांडिया और गरबा रास में वो शामिल होने के लिए अंबिकापुर आने वाली थी, उस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया। हिंदू परिषद द्वारा, हमारे भाई लोग के द्वारा उनका विरोध किया गया, क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब में ऐसे कोई रील्स आए थे जो नवरात्र पर्व में हम वैसे लोग को लाते तो एक सही संदेश नहीं जाता। मैं इनका स्वागत करता हूँ विवेक भाई का, जिनने बहुत ही गंभीरता से इस विषय को सोचा और इनने निर्णय लिया कि किसी के भावनाओं को ठेस मत पहुँचे, उसका इनने ध्यान रखते हुए अंजलि अरोड़ा का कार्यक्रम रद्द किया। चलिए राजधानी रायपुर से खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर रायपुर से आई तस्वीरों ने प्रशासन और सिस्टम की पोल खोल दी। जी हां, ये तस्वीरें राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर कृषि उपज मंडी के पास की है, जहां पर बीच सड़क पर लाखों की एक्सपायरी दवाइयां और मेडिकल वेस्ट आइटम फेंके गए थे। सवाल यह है कि आखिरकार ये खतरनाक मेडिकल वेस्ट सड़क पर कैसे पड़े मिले, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? स्थानीय लोगों के मुताबिक देर रात किसी ने ये एक्सपायरी दवाइयां यहां पर फेंक दी, जिसमें कि सिरप, टैबलेट, इंजेक्शन समेत कई तरह की दवाइयां शामिल हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। मेडिकल वेस्ट को सड़क किनारे फेंकने की लापरवाही से कई बार गौवंशों की जान चली गई है। शहर के बड़े अस्पताल और कई डॉक्टरों के क्लिनिक मेडिकल वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते। मौके पर हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने इसका जायजा लिया है। राजधानी रायपुर में कई बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के क्लिनिक द्वारा मेडिकल वेस्ट को खुलेआम सड़कों पर जो है वो फेंका जा रहा है। आप यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त मैं देवेंद्र नगर के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर कचरे का ढेर है, लेकिन इस कचरे के ढेर के बीच में आपको दिखाई देंगी दवाइयाँ। काफी महंगी दवाइयाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयाँ जो एक्सपायरी हो चुकी हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। कई इंजेक्शन की जो सिरिंज है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। जो जिम्मेदार हैं उन्हें इस बारे में जानकारी मिली है, लेकिन राजधानी रायपुर में प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से मेडिकल को वेस्टेज को फेंकना चाहिए उस तरीके से नहीं फेंका जा रहा है। कुछ राहगीर यहाँ से गुजर रहे थे, उनसे बातचीत करेंगे। आपने क्या देखा यहाँ पर गुजर रहे थे? जी, मैं छत्तीसगढ़ युवा हिंदू महासभा से रायपुर जिला महामंत्री हूँ और मैं विगत 3 दिनों से लगातार इस तरह के वेस्टेज देख रहा था और मैंने
संपर्क किया कि किस स्टोर का है या किस दवाई मेडिकल का है या किस डॉक्टर के द्वारा फेंकवाया गया, ये तो मुझे स्पष्टता नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने फेंकते हुए किसी को नहीं देखा। लेकिन जिस प्रकार से इस प्रकार के वेस्टेज फेंके जा रहे हैं, जो मेडिकल वेस्टेज हैं, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की इसमें लापरवाही नजर आ रही है, मेडिकल विभाग की लापरवाही है। यहाँ पे कई मवेशी भी होते हैं, ऐसे में मवेशी कई बार खा लेते हैं, वो मर जाते हैं, ये भी मौत के मामले देखते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं इसमें फूड पॉइजनिंग और सीधे सीधे इसको हम जहर बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आम इंसान को भी एक्सपायर्ड जो दवाइयां हो चुकी है, जो जनवरी के माह में कोई 2024 में एक्सपायर्ड हुई हैं, तो कहीं ना तो कहीं एक घोर लापरवाही है शासन प्रशासन के द्वारा और मेडिकल वेस्टेज के द्वारा। आप ये देखिए तस्वीरों में, आप खुद ही देखिए, यहाँ पर आपको सिरप दिखाई देंगी, इसके अलावा जो सिरिंज में जो बॉटल जो दवाई लगती है वो यहाँ पर दिखाई देगी, टैबलेट्स दिखाई देंगी, अलग अलग तरीके का मेडिकल वेस्ट जो है इस प्रकार से यहाँ पर खुलेआम जो है यहाँ पर फेंक दिया गया है। एक्सपायरी दवाइयां, ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ आसपास गौवंश जो है वो घूमते हैं, और ऐसे में गौवंश जब ये खा लेते हैं तो ये सीधे सीधे तौर पर जहर है और उनकी मौत का मामला भी जो है वो सामने आता है। देखना होगा जिम्मेदार द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, जिसके द्वारा ये फेंका गया है उस तक जो टीम है वो पहुंच पाती है कि नहीं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।